हाय बच्चों, कैसे हो। कल जैसा कि आपको पता है कि आरबीएससी फिजिक्स का एग्ज़ाम है, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा लेके आता हूँ जो आपके काम आ सके। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो कल एग्ज़ाम के लिए मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। मतलब एक बार ज़रूर देख के जाना। हो सकता है कि उनमें से काफ़ी सारे डेफिनेशन आ जाए, हो सकता है उनमें से एक भी नहीं आए, कुछ भी हो सकता है। पेपर का अपन कुछ कह नहीं सकते, बट बहुत ज़्यादा चांस है कि यहाँ से आएगा ही आएगा। और कोई बच्चा जो बहुत अभी लो कंडीशन पे चल रहा है, वो चाहे तो इस वीडियो से पास हो सकता है ना, क्योंकि डेफिनेशंस से हम काफ़ी कुछ कवर अप कर सकते हैं। पेपर के अंदर जिस बच्चे को डेफिनेशंस पता है वो काफ़ी हद तक पेपर के काफ़ी कंटेंट को अटेम्प्ट कर लेगा, है ना, क्योंकि हर वर्ड्स आपस में कहीं ना कहीं लिंक करते हैं। हर वर्ड्स के लिए अगर आपको कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो एक्सप्लेनेशन उसकी डेफिनेशन से ही आता है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट से मैं स्टार्ट करूँगा और मैं कंटिन्यूसली जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो आपके सामने एक्सप्लेन करता रहूँगा। यहाँ पर मैं लॉ और डेफिनेशन दोनों ही कवर कर लूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं गुलाम्स लॉ के। देखो कुलाम्स लॉ क्या है, ये दो चार्जेस के, देखो मैं थोड़ा समझाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि अगर मैं आपको डेफिनेशन अभी लास्ट टाइम पे याद कराऊंगा तो याद तो नहीं हो सकती है ना, तो आपको समझ लो, अपने हिसाब से बना के लिख दो, डेट्स बेस्ट थिंग। तो दो चार्ज है, एक चार्ज है आपका Q1, एक चार्ज है आपका Q2, और उनके बीच में अगर R डिस्टेंस है तो वो एक दूसरे पे क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। जो फोर्स को अगर मैं F मानूँ तो कुलाम्स लॉ ये बोलता है कि वो जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q1 Q2, और इन्वर्सली होता है उनकी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। डेफिनेशन मैं आपके सामने लिख देता हूँ। तो ये डेफिनेशन है, फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। उनकी डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, ये भी लिख के आ जाओ, ये स्टेटमेंट भी लिख के आ जाओ। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इसको अपन ई से लिखते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है F/Q। ठीक है, तो मैं बताना चाहता हूँ बच्चों, यही इसकी डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यही इसकी डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। आप इसके नाम से ही इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हो, फोर्स पर यूनिट चार्ज, क्योंकि F/Q हो रहा है तो आप आराम से इसको याद कर सकते हो, फोर्स पर यूनिट चार्ज। व्हेन अ चार्ज, जब आप एक चार्ज को आप कहाँ से लेके आ रहे हो, इज ब्रिंग्स फ्रॉम, जब उसको आप लेके आते हो, ब्रिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट, इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट। आप किसी चार्ज को इनफाइनाइट से एक सर्टेन पॉइंट पे लेके आते हो, तो उस पर जो भी अपन फर्स्ट फोर्स लगाते हैं पर यूनिट चार्ज पे, उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट पे चलेंगे अपन, थर्ड नंबर। अच्छा, एक दो चीज़ और बता देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, न्यूटन पर गुलाम इसकी यूनिट होगी। ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके काम आ सकता है। थर्ड है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, देखो चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या होता है, चार्ज का क्वांटाइजेशन ये बोलता है किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो इंटीजर मल्टीपल होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी क्यू इजिकल्स टू क्या होता है, एनी। जहाँ पे क्यू क्या होता है, टोटल चार्ज, और टोटल चार्ज क्या होता है हमेशा, इंटीजर मल्टीपल, दैट इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई, क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। इसी से आपको डेफिनेशन बनानी है। कैसे बनाओगे डेफिनेशन, में बोल देता हूँ कि टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज ए इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है उसके बारे में आप देख लो। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या, एक अरेंजमेंट है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का एक अरेंजमेंट है जिसके जो चार्ज है वो क्या होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट होता है ना, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ये वर्ड्स है, कुछ वर्ड्स से आप आराम से डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हो। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, ये आपकी क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी। इलेक्ट्रिक डायपोल के बाद आता है आपका डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। डायपोल मोमेंट जो है इसका सिंबल होता है P, और इसकी जो डेफिनेशन है वो इसके फॉर्मूले से निकल के आती है, डेट इज Q/2 है ना। प्रोडक्ट है, किस किस का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। कोई भी एक चार्ज है ना, डायपोल का कोई भी एक चार्ज, आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, और कि जो सेपरेशन का डिस्टेंस होता है उसका जो प्रोडक्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट। एक दो बात आपको याद रखनी है कि डायपोल मोमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, सॉरी इसके अंदर लिखा गया गलती से, ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है, और इसके अलावा इसकी जो यूनिट होती है वो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, कुलाम मीटर इसकी यूनिट है ना। इधर भी याद रखना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये भी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन आगे। नेक्स्ट होगा आपका इसके अंदर छठे नंबर पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, किसी भी एरिया से जो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरती है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स। ये कोई एरिया है, यहाँ से जो फील्ड लाइंस गुजरती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरती है किसी एरिया से, ठीक है। तो अपन इसको डेफिनेशन वाइज ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, या फिर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर एरिया, किसी एरिया को कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स। इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम। यहाँ से निकल जाएगी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कुलाम और एरिया की मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर, अच्छा ये स्केलर क्वांटिटी है ना, दिस वन इज स्केलर क्वांटिटी। फिर आपका आता है बच्चों इसके अंदर गाउस लॉ। देखो गाउस लॉ क्या है, गाउस लॉ ये बोलता है कि किसी भी बॉडी पे जो टोटल फ्लक्स होता है वो हमेशा क्या होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, अगर आप क्लोज सरफेस की बात कर रहे हो है ना। तो फॉर अ क्लोज सरफेस जो टोटल फ्लक्स होता है वो क्या होता है, बराबर होता है 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज, है ना, इनसाइड जो अंदर की तरफ होता है। क्लियर है, किसी भी सरफेस से अगर क्यू चार्ज अंदर है तो वहाँ से फ्लक्स कितना आएगा, टोटल फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको हम क्या बोलते हैं, गाउस लॉ। गाउस लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो सकती है। फिर इसके बाद में लीनियर चार्ज डेंसिटी, और एक इसमें आता है एरिया चार्ज डेंसिटी, है ना। ये होता है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसकी डेफिनेशन क्या है मैं बोल के बता देता हूँ। ये होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ। रिपीट करता हूँ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसकी डेफिनेशन क्या होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी की, चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना, चार्ज पर यूनिट एरिया। इसमें एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी होती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका रिलेटिव परमिटिविटी। देखो रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इसको ई आर से लिखा जाता है, और जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो रेशियो होती है ई बाय ई नोट का। ई क्या होता है इसके अंदर, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और जो ई नोट होता है ये अपना होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कुछ स्पेलिंग में अगर गलती हो जाए तो देख लेना, क्योंकि मैं काफ़ी फास्ट चल रहा हूँ, ठीक है ना। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसको रिलेटिव परमिटिविटी। इसके अलावा इसी के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होता है, पराविद्युतांक बोलते हैं अपन, ठीक है। तो के जो होता है उसकी भी सेम डेफिनेशन है, ई बाय ई नॉट, सेम डेफिनेशन है ना, के की भी सेम डेफिनेशन है। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो इमेजनरी लाइंस होती है। क्या होती है, इमेजनरी लाइंस होती है ना, जो क्या करती है, फोर्स लगाती है। इमेजनरी लाइंस दैट एग्जर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स लगाने वाली जो इमेजनरी लाइंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसके डायग्राम्स वगैरह जरूर आप देख के जाना, क्योंकि इसके डायग्राम वगैरह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्लियर है। इसके अलावा मैं एक बात बता दूं, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट कवर कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कवर नहीं कर रहा, है ना। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं चैप्टर सेकंड की तरफ। यहाँ पर आपकी पहली डेफिनेशन होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, सभी को ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, स्केलर क्वांटिटी, है ना। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, ये W बाय क्यू, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। डेफिनेशन को अपन पूरा ऐसे कर सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज व्हेन अ चार्ज ब्रिंग्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट। किसी एक इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जब चार्ज को लेके आते हैं उस पर जो वर्क डन होता है पर यूनिट चार्ज पे, उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला जाता है। फिर इसमें एक आता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसकी भी यही डेफिनेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस की भी यही डेफिनेशन है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। लेकिन इसमें चार्ज को हम कहाँ से कहाँ तक लेके आते हैं, चार्ज को हम लेके आते हैं किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ना, इन्फिनिटी से नहीं लेके आते हैं। वो दोनों स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। थर्ड अपन आ जाते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ये दो चार्ज के बीच का वर्क होता है ना, वर्क बिटवीन टू चार्जेस, वर्क बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच का क्या होता है, वर्क होता है। इसका फॉर्मूला भी है ना, क्या फॉर्मूला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय
आर स्क्वायर ना, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात कर रहा हूँ, ओनली एंड ओनली। फिर आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? द सरफेस ऑफ सेम पोटेंशियल, द सरफेस ऑफ सेम पोटेंशियल। ऐसे सरफेस जिनका पोटेंशियल क्या हो, बिल्कुल सेम हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा मेटल्स। मेटल्स का जो सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल की कैटेगरी में काउंट होता है ना। इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे होनी चाहिए। ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस का एक एग्जांपल हो जाएगा भाई। इसके अलावा चार्ज के अराउंड वगैरह सरफेस जो होती है वो भी इक्विपोटेंशियल ही होती है। फिफ्थ नंबर पे आते हैं अपन, पोलराइजेशन। देखो पोलराइजेशन क्या होता है? ये होता है आपका इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम पे जो डायपोल मोमेंट इंड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन बोलते हैं ना। पोलराइजेशन क्या होगा आपका? डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होगा। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है आपके ना, ये दिस इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। उसके बाद में पोलर डाइइलेक्ट्रिक। पोलर डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है और नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक क्या? डाइइलेक्ट्रिक का मतलब इंसुलेटर होता है, ठीक है ना। पोलर डाइइलेक्ट्रिक वो बोलेंगे, डाइइलेक्ट्रिक whose पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी कि उनके जो चार्जेस होते हैं, उनके पोल्स होते हैं, इनको पोल्स बोलते हैं अपन, आर सेपरेटेड। जिनके पोल्स क्या होंगे? सेपरेटेड होंगे, मतलब अलग अलग होंगे ना। पॉजिटिव अलग जगह होगा, नेगेटिव अलग जगह होगा, जिसकी वजह से इनके पास में क्या होगा? नेट डायपोल मोमेंट होगा। फिर आता है नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर क्या हो जाएगा? इसका एग्जांपल बता देता हूँ मैं। जैसे एग्जांपल HCl हो गया, ठीक है, NaCl हो गया, ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे। नॉन पोलर जो होगा वो क्या होगा? वो मतलब इनके सेपरेटेड नहीं हो। डाइइलेक्ट्रिक whose poles are कोइंसाइड, उनके पोल्स कोइंसाइड करते हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव नेगेटिव जो होता है वो एक ही साथ होता है। एग्जांपल के लिए H2 हो गया, O2 हो गया, Cl2 हो गया, ये नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद में आता है कैपेसिटेंस। देखो कैपेसिटेंस क्या होता है? ये कैपेसिटी होती है, तो हिंदी में धारिता बोलते हैं, कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर की कैपेसिटी है टू स्टोर चार्ज इन इट, अपने अंदर चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। इसका सिंबल C है, ये स्केलर क्वांटिटी है, और इसका जो फॉर्मूला होता है C=Q/V, इसका फॉर्मूला होता है। फिर आता है आपका कैपेसिटर। कैपेसिटर एक डिवाइस है, अ डिवाइस, अ डिवाइस विच कैन स्टोर चार्ज इन इट। दोनों की डेफिनेशन लगभग सेम ही है। कैपेसिटर एक डिवाइस है और कैपेसिटेंस उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। ये डिवाइस है और ये प्रॉपर्टी है। तो कैपेसिटर एक डिवाइस है जो चार्ज को अपने अंदर स्टोर कर सकती है, ठीक है। फिर आपका कभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पूछे एग्जाम में, कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, है ना। टू मेटेलिक प्लेट्स सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। बहुत ही छोटी सी डिस्टेंस से अगर कोई दो मेटेलिक प्लेट सेपरेट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है ना। इस तरह से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनता है, वो तो खैर पता ही होगा आपको। फिर है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है? जो मेटल होता है वो चार्ज को अपने अंदर आने से रोकता है ना। मेटल प्रिवेंट चार्ज टू कम इनसाइड फ्रॉम सरफेस, सरफेस से अपने आप को अंदर आने से रोकता है। इस प्रॉपर्टी को अपन जो ये प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होती है। या ये भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर आने से रोकता है। पता होना चाहिए कि आप मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। फिर उसके बाद में एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी के नाम से आ सकता है। तो ये होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, बहुत कम चांस है इसके आने के, ठीक है। दिख गई तो बता दी ये भी। फिर आते हैं थर्ड चैप्टर की तरफ। अब ये चैप्टर 3 पे आ गया हूँ, चैप्टर 3 पे आ गया हूँ। इसके अंदर जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, देखो मैं बहुत ही शॉर्ट में और स्वीट तरीके से बात कर रहा हूँ, लंबी जोड़ी डेफिनेशंस मैं आपको नहीं बता रहा, बहुत कम समय में आपको क्या पढ़ना चाहिए वही मैं आपको बता रहा हूँ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन अ कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर जो एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, ठीक है, ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो एवरेज वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, है ना। इसका फॉर्मूला भी इस तरह के होता है, v1 v2 से लेके vn डिवाइडेड बाय n, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। बाकी इसके अलावा इसका एक और फॉर्मूला है, e टाउ बाय m, ये फॉर्मूला जो होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में इसका रिलेशन है, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद बात कर लेते हैं अपन करंट डेंसिटी की। करंट डेंसिटी, देखो करंट डेंसिटी जो होती है उसको जे से लिखा जाता है, और करंट डेंसिटी जो होती है बच्चों ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए मैं बता रहा हूँ ये क्वांटिटी है उसका याद रखना है ना, बाकी सबका इतना इंपॉर्टेंट नहीं पर इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है ये I/A है, तो इसकी डेफिनेशन भी इसके फॉर्मूले से निकल के आती है, करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी बोलते हैं। यूनिट भी इसकी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट है ना, आप देख भी सकते हो, करंट की एम्पियर, एरिया की मीटर स्क्वायर होती है। नेक्स्ट डेफिनेशन लेके आते हैं अपन मोबिलिटी की। मोबिलिटी क्या होती है, देखो मोबिलिटी को म्यू से लिखा जाता है, और मोबिलिटी जो होती है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, VD/E, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर आपका आता है इसके अंदर ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ जो होता है वो ये बोलता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या फिर J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, ठीक है ना, या तो करंट डेंसिटी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होगी या पोटेंशियल आपका करंट के प्रोपोर्शनल होगा, ऐसे डेफिनेशन सभी को पता होगी, ठीक है ना। करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, करंट फ्लोइंग, पूरी लिख देता हूँ मैं, थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस across the end of conductor, across the end of conductor, ठीक है ना, इसको ओम्स लॉ बोलते हैं अपन, ठीक है ना। और नॉन ओमिक डिवाइसेस भी याद रखना बच्चों, नॉन ओमिक डिवाइस जो होती है जिसपे ओम्स लॉ वैलिड नहीं है, ठीक है, जैसे कि आपका सेमीकंडक्टर हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, फोटो ट्यूब हो गई, ठीक है ना, इन पे ओम्स लॉ वैलिड नहीं है, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ेंगे अपन, ये है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, दो कॉलिजन के जो बीच का टाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, इसको टाउ से लिखा जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो होता है वो ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ करंट होता है, ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ करंट, बहुत कम पूछते हैं डेफिनेशन रेजिस्टेंस की, लेकिन जिसकी कई बार पूछ लेते हैं वो है आपकी रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होती है, इसकी डेफिनेशन, रेजिस्टिविटी को रो से लिखते हैं, ठीक है ना, और इसकी डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, तो देखो रेजिस्टिविटी जो है वो रेजिस्टेंस के बराबर होती है जब लेंथ 1 मीटर हो और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। अगर आप इसी को लैंग्वेज में बना पाओ तो बहुत अच्छी बात है ना। रेजिस्टिविटी मैं बोल देता हूँ, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस व्हेन द लेंथ ऑफ वायर इज 1 मीटर एंड द एरिया ऑफ वायर इज 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, ये आपकी रेजिस्टिविटी हो जाएगी। फिर कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, ठीक है, कंडक्टिविटी जो होती है वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। फिर आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन सुपर कंडक्टिविटी पे, सुपर कंडक्टिविटी।
देखो सुपर कंडक्टिविटी की प्रॉपर डेफिनेशन और इम्पोर्टेंट है। सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, ये कंडक्टिविटी जो होती है वो हायर हो जाती है, सबसे हाईएस्ट हो जाती है जब रेजिस्टेंस ना के बराबर हो जाए, ठीक है। और ये कब होता है, एट वेरी लो टेम्परेचर। तो डेफिनेशन की स्टार्टिंग यहाँ से होगी, एट वेरी लो टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ वायर या मेटल लिख देता है, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल इज नेग्लिजिबल इन सच कंडीशन। उस कंडीशन में जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, कंडक्टिविटी इज नॉन एज सुपर कंडक्टिविटी। उस कंडीशन में जो कंडक्टिविटी होती है वो सुपर कंडक्टिविटी कहलाती है, ठीक है ना। और ये बहुत ही लो टेम्परेचर पे होता है। इसको स्टोरेज वगैरह में यूज़ करता है अपन, ठीक है ना, हार्ड ड्राइव स्टोरेज वगैरह में इसका अपन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मिजनर इफेक्ट भी इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट है आपका ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, यह किसी भी सेल का पोटेंशियल होता है। सेल का पोटेंशियल जब उस सेल को अपन ने सर्किट में कनेक्ट नहीं कर रखा है, तो अपन लिखेंगे इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। पोटेंशियल डिफरेंस है ऑफ अ सेल, सेल या बैटरी है ना, सेल या बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होता है व्हेन इट इज नॉट कनेक्टेड, जब वो किसी कनेक्टेड नहीं है ना, कनेक्टेड टू द सर्किट, जब वो किसी सर्किट से कनेक्टेड नहीं है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ईएमएफ। इसको ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्केलर क्वांटिटी है और इसकी वैल्यू मतलब हायर मानी जाती है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है इसमें टर्मिनल पोटेंशियल, और ये दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। दोनों ही डेफिनेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, ये सेम डेफिनेशन है ना, सेम ऊपर से रिपीट करेंगे अपन। इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल बैटरी व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ सर्किट, एक सर्किट से कनेक्टेड होगा, एंड करंट इज ड्रॉन, और करंट खींचा जा रहा है, और जब उससे करंट लिया जा रहा है तो उसी पोटेंशियल को अपन क्या बोलेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल। बैटरी से अगर आप करंट नहीं ले रहे हो तो उस समय जो पोटेंशियल है बैटरी का वो ईएमएफ है, और करंट अगर ले रहे हो उस समय जो पोटेंशियल है वो टर्मिनल पोटेंशियल है। फिर तीसरी डेफिनेशन है यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, ऐसा आएगा ना। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट होता है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट। कोई भी जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट इन अ सेल व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सेल। जब सेल से आपका करंट फ्लो करता है उस समय जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इनका रिलेशन याद रखना बच्चों, एक तो ए बराबर वी प्लस आई आर वाला, ये वाला भी अच्छा रिलेशन इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा ई बराबर आई आर प्लस आर, है ना, ये दो ऐसे रिलेशन है, सेम ही है, दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही जैसे रिलेशन है। 11 12 13, 13वें नंबर पे लास्ट चीज़ है इसकी, किरचॉफ्स लॉ। देखो किरचॉफ के दो लॉ है, एक तो जंक्शन रूल है, ठीक है, और एक लूप रूल है। जंक्शन रूल के और एक लूप रूल है ना, लूप रूल। जंक्शन लॉ क्या बोलता है, जंक्शन रूल क्या बोलता है, ये बोलता है कि किसी भी जंक्शन पे टोटल करंट जो होता है, सम ऑफ ऑल करंट एट ए जंक्शन, सम ऑफ ऑल करंट एट ए जंक्शन इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है ना। किसी भी जंक्शन पे जो करंट का सम होगा वो क्या होगा, हमेशा जीरो है ना, समेशन ऑफ आई ऑल बराबर क्या होगा, जीरो। ये डायग्राम भी बना के आ जाना, एग्जामिनर को थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। ये I1 I2 फिर I3 और I4, ठीक है ना, चार करंट है, बोल रहा हूँ वो भी सुनना है ना, I3 I4। फिर यहाँ से I1 प्लस I2 किसके बराबर हो जाएगा, I3 प्लस I4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इनकमिंग करंट जो होगा वो किसके बराबर होगा, आउटगोइंग करंट के होगा। लूप रूल में अपन क्या बोलते हैं कि जो लूप होता है ना उसमें टोटल पोटेंशियल जीरो होता है, ये लूप है आपका, ठीक है ना, सर्किट है। तो सर्किट लूप बोलते हैं अपन, सर्किट लूप, द टोटल पोटेंशियल इन अ लूप is always equals to 0, is always equals to
जीरो, वो जीरो के बराबर होता है। टोटल पोटेंशियल जो है ना वो जीरो के बराबर। ऊपर वाले में करंट जीरो है, इसमें पोटेंशियल जीरो। अच्छा, ये किस किस पे बेस्ड है? जंक्शन रूल आपका बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। और जो लूप रूल है आपका, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। ये आपको ध्यान रखना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, ठीक है ना। ये आपका चैप्टर आपका फिनिश होता है, मतलब थर्ड चैप्टर आपका हो गया है। फोर्थ चैप्टर से अपन स्टार्ट करेंगे। अब फोर्थ चैप्टर के कुछ डेफिनेशन और लॉ देख लेते हैं। सबसे पहले ही इसके अंदर आ जाता है अपना बायट सावर्ट लॉ। बायट सावर्ट लॉ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन कोई नहीं पूछने वाला आपसे, ठीक है। बायट सावर्ट लॉ क्या होता है? तो ये इसका स्टेटमेंट है, डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसी को लैंग्वेज में बना के लिखना है कि डी बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के लेंथ के, एलिमेंट्री लेंथ होती है करें ना, लूप की लेंथ होती है डी एल, ठीक है। और जो आर होती है वो डिस्टेंस होती है, जिस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो वो डी बी मैग्नेटिक फील्ड है आपका, है ना। और ये करंट आपका आई है, ठीक है। तो किस किस के प्रोपोर्शनल होता है, वही अपना बायट सावर्ट लॉ है, ठीक है। इसका एक्सेल वाला डेरिवेशन भी जरूर आप करके जाना, और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है अभी के लिए। फिर आपका आता है एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ, ठीक है। एम्पियर्स लॉ भी यही निकालता है। इसका फॉर्मूला है बी डॉट डी एल वैक्टर में बराबर म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, ठीक है। बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई किसी वायर से, ठीक है। आपका आई करंट फ्लो कर रहा है, डी एल जो है वो एलिमेंट्री लेंथ है ना। तो और करंट जो है वो आई है आपका। तो वहाँ पर किसी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, उसका ये फॉर्मूला होता है बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई। क्या डेफिनेशन बन के आएगी इसकी? द क्लोज इंटीग्रेशन, है ना, क्लोज इंटीग्रेशन है ये, है ना। तो द क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एलिमेंट्री लेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, या द स्केलर प्रोडक्ट द सॉरी द क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट, ठीक है ना। क्लियर है? द क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट, ये आपका एम्पियर्स लॉ हो जाएगा, ठीक है। फिर एम्पियर्स लॉ के बाद में अपन आते हैं मैग्नेटिक फोर्स की तरफ। तो लॉरेंज फोर्स का हमको कंसेप्ट याद रखना है। लॉरेंज फोर्स क्या होता है? ये टोटल फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला टोटल फोर्स होता है इन बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ही फील्ड में जो चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है ना, बेसिकली ये टोटल फोर्स होता है किस किस का? मैग्नेटिक फोर्स का और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, दोनों ही फोर्स का जो सम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं अपन। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया। करंट और एरिया का जो प्रोडक्ट होता है उसको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं। एम इजिकल्स टू होता है आई इंटू ए। और बच्चों ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। करंट तो वेक्टर नहीं है, एरिया वेक्टर की वजह से वेक्टर क्वांटिटी है। लिख देता हूँ ये वेक्टर क्वांटिटी है, और हमको ध्यान रखना है कि ये वेक्टर है, ठीक है। यूनिट इसकी एम्पियर मीटर स्क्वायर दिख जाएगी आपको। एरिया की मीटर स्क्वायर होती है और बाकी एम्पियर तो आपकी करंट की है ही है। फिर आगे बात कर लेते हैं, इसके अंदर और भी कुछ डेफिनेशंस हो सकती है, जिसमें से एक तो आपके आ जाती है करंट सेंसिटिविटी की। करंट सेंसिटिविटी, तो करंट सेंसिटिविटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इसको आई एस से लिख सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो करंट सेंसिटिविटी क्या होगी? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, पर यूनिट करंट पे कितना डिफ्लेक्शन हुआ है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? करंट सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। अब इसी में बच्चों एक और डेफिनेशन आती है फिगर ऑफ मेरिट की। फिगर ऑफ मेरिट की, तो फिगर ऑफ मेरिट जो होता है ना, के से लिखते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन है? तो ये करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन होता है, करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन। पर यूनिट डिफ्लेक्शन पे जो करंट होता है ना, मतलब उसका उल्टा कर दो आप, ठीक है। यानी आई बाय फाई जो होगा ना, वो आपके लिए क्या होगा? फिगर ऑफ मेरिट हो जाएगा। फिर एक इसमें आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो ये डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज हो जाता है, ठीक है ना, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। फिर इसमें आता है एक सोलेनॉइड, सोलेनॉइड और एक टोरॉइड को और देख लो बस,
ठीक है ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सोलेनॉइड क्या होता है, कोई व्रैप कर रखा होता है ना अपने सिलेंड्रिकल कोर के ऊपर, एक वायर जो व्रैप कर रखा होता है, वायर व्रैप्ड ऑन अ सिलेंड्रिकल कोर, ठीक है ना, वायर व्रैप्ड ऑन अ सिलेंड्रिकल कोर, और पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्टेड होता है। टोरॉइड जो होता है बेटा, ठीक है, इट इज काइंड ऑफ रिंग सोलेनॉइड, है ना, ये रिंग सोलेनॉइड की तरह होता है। कि सोलेनॉइड को जब अपन क्या करते हैं, रिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, सोलेनॉइड कन्वर्टेड टू अ रिंग फॉर्म फॉर्म्स अ टोरॉइड, ठीक है ना, वो टोरॉइड का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं अपन, चैप्टर नंबर 5 की तरफ। ठीक है, यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो सकती है। आधे घंटे का वीडियो हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है, और ज़्यादा नहीं, आधे घंटे का वीडियो और होगा, मैं सारी की सारी डेफिनेशंस कवर अप कर दूंगा जितनी भी आपकी रहती है आपकी बुक के अंदर, और जो इम्पोर्टेंट है खास तौर पर जो एग्जाम में आने लायक है, आपको एक बार जरूर देख के जानी चाहिए, वैसी डेफिनेशंस की मैं बात कर रहा हूँ। फिर आपकी आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो यहाँ से कुछ रिपीटेशंस भी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेफिनेशन थी वही डेफिनेशन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की भी है ना, वही से आप इसको कॉपी कर लो। ठीक है, फोर्स लगाने वाली जो लाइंस होती है ना मैग्नेटिक मटेरियल पे, उसको अपन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। फिर गाउस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म का गाउस लॉ क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ना थ्रू अ बॉडी, किसी बॉडी से जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ठीक है, वो हमेशा किसके बराबर होता है, जीरो होता है फॉर अ क्लोज बॉडी, है ना, फॉर अ क्लोज्ड सरफेस, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स is always equals to zero, always equals to जीरो। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा जीरो के बराबर होता है। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक इंटेंसिटी। देखो मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है, द कैपेबिलिटी ऑफ, ढंग से लिखते हैं, द कैपेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेटाइज अ मटेरियल, टू मैग्नेटाइज अ मटेरियल, किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करने की जो मैग्नेटिक फील्ड की कैपेसिटी होती है, ठीक है ना, इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। उसी को अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलते हैं। इसका सिंबल जो होता है वो एच होता है, और इसकी जो यूनिट है वो एम्पियर पर मीटर होती है, एम्पियर पर मीटर इसकी यूनिट है। नेक्स्ट आपका 4th नंबर पे आता है मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन को एम से लिखा जाता है, ठीक है, और ये नेट मैग्नेटिक मूवमेंट पोलराइजेशन जैसी है ये भी, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम पे जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जनरेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं, M/V, ठीक है ना, और इसकी भी जो यूनिट है आपकी वो एम्पियर पर मीटर ही है, ठीक है ना, ये भी आपकी उस तरह, और जैसे दोनों वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर है, और जो पहले बताई थी मैंने इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी, वो भी आपकी वेक्टर है, ठीक है, दोनों आपकी वेक्टर है। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, देखो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होता है वो क्या होता है, इसको अपन सिग्मा लिखते हैं, ये रेशियो होता है ना, किस किस का रेशियो होता है, तो M/H का रेशियो है ना, क्योंकि देखो M बराबर जाई एच एक फॉर्मूला होता है, तो आप यहाँ से इसको डिफाइन कर सकते हो, जाई इजिकल्स टू M/H क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ M टू द H। इसको आप पूरी लैंग्वेज में लिखोगे तो आपको थोड़ी सी बड़ी डेफिनेशन मिल जाएगी ना, M का पूरा नाम लिख दो मैग्नेटाइजेशन, और H क्या हो जाएगा आपका मैग्नेटिक इंटेंसिटी, दोनों का जो रेशियो होगा वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहलाएगा। यूनिटलेस हो जाएगा बच्चों, ये यूनिटलेस हो जाएगा, ठीक है ना, इसको यूनिट नहीं बचेगी इसकी, ठीक है, और ये स्केलर क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी भी कैसी है, स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी एंड यूनिटलेस होती है। फिर इसमें आता है मैग्नेटिक रिलेटिव परमिएबिलिटी। देखो रिलेटिव परमेबिलिटी जो होती है उसको μr लिखा जाता है, और ये μ/μ0 है ना, ऊपर वाली मीडियम की परमेबिलिटी है और नीचे वाली वैक्यूम की परमेबिलिटी है। तो आप इसकी डेफिनेशन आप हो सकता है बनाना सीख गए हो या बना पाओ आराम से। रेशियो किस किस का है, रेशियो ऑफ परमेबिलिटी ऑफ मीडियम टू द परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है ना, दोनों का रेशियो होता है। फिर 7 नंबर पे आता है मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो 3 तरह के मटेरियल होते हैं, एक होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पहले डायमैग्नेटिक देख लेते हैं, एक होता है डायामैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, वो मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होता है, मटेरियल विच वीकली रिपेल्ड है ना, वीकली रिपेल्ड
इन मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड में हल्के हल्के रिपेल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आर डायामैग्नेटिक, वो डायामैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, ये नाम भी आप याद कर लो, ले पानी सिम्बिका, ये आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है ना, कौन कौन सा हो जाएगा, लेड हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, बिस्मथ और कॉपर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको नाम भी याद रखना है और इसका डायग्राम वगैरह सब आपको याद रखना है। इसका जो जाई होता है वो नेगेटिव होता है और स्मॉल होता है, बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, 8वें नंबर पे आता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल, देखो पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, मटेरियल ऊपर वाली डेफिनेशन ही है, बस एक छोटा सा चेंज है, विच वीकली अट्रैक्टेड, ये अट्रैक्टेड होता है वीकली। ठीक है ना, वीकली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। ठीक है ना, इनको छोड़ के जो मटेरियल बच रहे हैं वो काफ़ी हद तक पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, 9th नंबर पे लास्ट डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं अपन, दैट इज अ फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक है ना, एक आध डेफिनेशन बीच में आ रही है वो बता दूंगा। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होंगे, तो ये वही मटेरियल है, मटेरियल विच आर स्ट्रांगली 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 अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसका एग्जांपल हो जाएगा आयरन हो गया, सॉरी निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ठीक है, गैडोलिनियम हो गया, ये इसके एग्जांपल हो जाएगा, एलनिको हो गया। ठीक है ना, ये सब इसके एग्जांपल आ जाएंगे। फिर इसमें दो होता है, एक तो सॉफ्ट फेरोमैग्नेट होता है और एक हार्ड फेरोमैग्नेट होता है। तो मैं इसके ये बोल के बता रहा हूँ सॉफ्ट और हार्ड की। जिनका मैग्नेटाइजेशन टेम्परेरी होता है उसको सॉफ्ट बोलते हैं और जिनका मैग्नेटाइजेशन परमानेंट हो जाता है ना, फेरो के अंदर, उसको हार्ड बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा एक मिजनर इफेक्ट होता है, एम आई एंड मिजनर इफेक्ट है ना। स्पेलिंग में अगर छोटी मोटी गलतियाँ हो तो क्षमा कर देना, जल्दबाजी में थोड़ा सा ज़्यादा सोच नहीं रहा हूँ, दिमाग पे जोर कम डाल रहा हूँ स्पेलिंग के लिए। मिजनर इफेक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, ये परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म की कंडीशन होती है, यानी कि परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म एट वेरी लो टेम्परेचर, एट वेरी लो टेम्परेचर, बहुत ही कम टेम्परेचर पे जो परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म शो होता है इन मेटल्स, मेटल्स के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं, बिजनर इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब छठे चैप्टर की तरफ आ चुका हूँ मैं। छठे चैप्टर में फर्स्ट चीज़ है आपकी चैप्टर की बेसिक डेफिनेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है बच्चों, ये किसी भी करंट का पैदा होना होता है ना, द प्रोडक्शन ऑफ द इंडक्शन ऑफ करंट, द इंडक्शन ऑफ करंट इन अ कॉइल, करंट इन अ कॉइल ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के बदलने की वजह से जो करंट पैदा होता है किसी कॉइल के अंदर, इस पूरे प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। फिर इसमें आता है फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई। फैराडे का जो लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, वो क्या बोलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ये लॉ बोलता है कि जो ईएमएफ होता है ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। ये 5b है, ये मैग्नेटिक, इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है ना, ये उसके प्रोपोर्शनल होगा। फिर आपका आता है लेंज लॉ। देखो फैराडे के दो लॉ भी हो सकते हैं बच्चों, है ना, अगर ये आपको लिखना है, ये दूसरा वाला है ना, फर्स्ट वाला बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट वाला ये है कि ईएमएफ इंड्यूस होगा अगर फ्लक्स में चेंज आएगा, तो ना ईएमएफ इंड्यूस इफ इफ फ्लक्स चेंज, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। और सेकंड वाला मैथमेटिकल है थोड़ा सा, है ना, एग्जाम में पूछता है तो आप सेकंड वाला लिख सकते हो, दोनों भी लिख सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, पर्टिकुलर सेकंड वाला ही पूछता है एग्जाम में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। फिर आता है आपका लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या है, लेंज लॉ ये बोलता है द इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल, द इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल, कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ना, ऑलवेज अपोजेस, वो हमेशा अपोज करता है द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन, द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन, वो जिससे पैदा हुआ है वो उसी को अपोज करेगा। ठीक है, जिससे वो पैदा हुआ है उसी को वो क्या करेगा, अपोज करेगा। लेंज लॉ ये किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। ठीक, 4th नंबर पे आ जाएंगे अपन,
यहाँ पे आता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है बच्चों, देखो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट, या फिर आप वही डेफिनेशन बोल दो जो मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आपको बताई थी, है ना, किसी पर्टिकुलर एरिया से कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर एरिया, बोल रहा हूँ मैं ना, अच्छे से बोल रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, तो यूनिट इसकी हो जाएगी टेस्ला मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला होती है। अच्छा, ये वेबर के बराबर होता है बच्चों, वेबर के बराबर होता है, ध्यान रखना है आपको। फिर आपका आता है मोशनल ईएमएफ। देखो मोशनल ईएमएफ की डेफिनेशन क्या है, ठीक है ना, मोशनल ईएमएफ पे बेसिक टर्म है जो अपन यूज करते हैं कि व्हेन अ रॉड या मेटल, ठीक है ना, मूव्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जब भी कोई मतलब यूनिफॉर्म जरूरी नहीं है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन ईएमएफ इंड्यूस इन इट, ईएमएफ इंड्यूस इन इट, है ना, उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। दिस फिनोमिना, इसी फिनोमिना को अपन क्या बोलते हैं, इस फिनोमिना को अपन क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ। कहीं मैग्नेटिक फील्ड होता है, वहां से अगर कोई रोड गुजरती है तो उस रोड के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है, ये मोशनल ईएमएफ कहलाता है। फिर आता है इंडक्टेंस, ठीक है। देखो इंडक्टेंस क्या होता है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, अ फिजिकल क्वांटिटी विच, जो अपोज करती है, विच अपोजेस चेंज इन करंट, चेंज इन करंट इन अ सर्किट, सर्किट के अंदर जो करंट का चेंज होता है उसको जो अपोज करती है, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस। इसका सिंबल एल है और इसकी जो यूनिट है वो हेनरी कहलाती है, ठीक है ना। और जो इंडक्टर होता है वो इस तरह की एक डिवाइस होती है, इसको बोलते हैं इंडक्टर, ये आपका इंडक्टर होता है। इंडक्टर एक डिवाइस है, ठीक है ना, जो अपोज करती है, वही सेम डेफिनेशन ही आपको लिखनी है। इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अगर सेल्फ इंडक्टेंस की पूछेगा तो भी आप चाहो तो वो की वो डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन आप इसमें एक और डेफिनेशन ये भी लिख सकते हो जो इसकी बेसिक डेफिनेशन जैसी ही है, ये है फाई बाय आई, ठीक है ना, फाई बाय आई, यानी कि रेशियो ऑफ फ्लक्स लिंकेज टू अ कॉइल, फ्लक्स लिंकेज टू अ कॉइल टू द करंट इन द कॉइल, करंट इन द कॉइल। फ्लक्स लिंक जो कर रहा है वो कॉइल से वो, और जो कॉइल का करंट होता है वो, उसका जो रेशियो होता है वो भी क्या कहलाता है, सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है। फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है ये भी एक फिनोमिना है, ठीक है, फिनोमिना इन विच ईएमएफ इंड्यूस, इन विच ईएमएफ इंड्यूस इन वन कॉइल, इंड्यूस इन वन कॉइल ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स या चेंज इन फील्ड, ठीक है, और करंट जो भी है, इन अनदर कॉइल, दूसरी कॉइल के अंदर जो करंट का या फ्लक्स का चेंज होता है, फील्ड का चेंज होता है, ठीक है, उसकी वजह से किसी कॉइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, उस फिनोमेना का अपन क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसको एम से लिखा जाता है और इसका भी फॉर्मूला यही है, ठीक है ना, फाई बाय आई, ठीक है, और यूनिट इसकी भी हेनरी है। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस जैसा ही है, नाम इसका अलग है क्योंकि एक कॉइल से दूसरी कॉइल में होता है, और सेल्फ इंडक्टेंस एक ही कॉइल के अंदर होता है, ठीक है ना, ये एक कॉइल से दूसरी कॉइल में होता है। इसमें अगर करंट होगा तो इसमें भी आ जाएगा, ठीक है, इस तरह का ये फिनोमेना है, ठीक। फिर इसके अलावा एक एसी जनरेटर जो तो सभी को पता होगा, है ना, एसी जनरेटर क्या करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में पैदा करता है, मतलब कन्वर्ट करता है, सॉरी। आते हैं 7th चैप्टर की तरफ। फर्स्ट डेफिनेशन है यहाँ से, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट या वोल्टेज क्या होता है, ठीक है। देखो डेफिनेशन भी आती है इसकी, मैथमेटिकल क्वेश्चन भी आता है, डेफिनेशन भी बनती है इसकी। किसी भी डिवाइस की जो आरएमएस वैल्यू होती है, ठीक है ना, या फिर करंट की जो आरएमएस वैल्यू होती है, वो एक्चुअली वो वैल्यू होती है जो वैल्यू डीसी और एसी में बराबर हीट प्रोड्यूस करती है ना। डेफिनेशन हो जाएगी द वैल्यू इन डीसी, सॉरी इन नहीं आएगा, वैल्यू ऑफ डीसी विच प्रोड्यूसेस सेम हीट इन एन एसी डिवाइस, किसी एसी डिवाइस या रेजिस्टेंस है, डीसी में जितनी हीट पैदा हो रही है उतनी हीट अगर एसी में पैदा हो रही है तो उस वैल्यू को, करंट को अपन क्या बोलेंगे, आरएमएस वैल्यू बोलेंगे,
है ना, सीधी सीधी शॉर्ट भाषा में ये रेजिस्टेंस है, इससे कोई डीसी गुजर रहा है और इसने एच हीट पैदा करी है। इसी रेजिस्टेंस से अगर कोई एसी गुजर रहा है और अगर उसने भी एच हीट पैदा करी उतने ही टाइम में, तो वो जो डीसी और एसी की जो वैल्यू है वो बराबर हो जाएगी। डीसी की वैल्यू अगर 10 वोल्ट थी तो एसी की जो वैल्यू है वो भी क्या मानी जाएगी, 10 वोल्ट। लेकिन कौन सी वैल्यू मानी जाएगी, आरएमएस मानी जाएगी, ठीक है ना। तो आरएमएस वैल्यू एसी की होती है और ये इसकी डेफिनेशन है, आपको डेफिनेशन भी ध्यान रखनी है ना, क्योंकि डेफिनेशन है इसकी। फुल फॉर्म की बात नहीं कर रहा ना, फुल फॉर्म तो रूट मीन स्क्वायर सभी को पता होगा। फिर एक होती है एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, ठीक है ना। ये वैल्यू ऑफ एसी, वैल्यू ऑफ एसी इन फुल साइकिल, फुल साइकिल, फुल साइकिल पे जो एसी की वैल्यू होती है उसको अपन एवरेज वैल्यू बोलते हैं ना। करंट के लिए भी जीरो होती है, आई एवरेज जीरो होता है, वी एवरेज भी क्या होता है, जीरो होता है। एसी के लिए एवरेज वैल्यू जीरो होती है, फुल टाइम पे जीरो होती है, हाफ टाइम पे नहीं होती है, ठीक है। फुल टाइम पे जीरो होती है, हाफ टाइम पे इसका एक फॉर्मूला है, आई एवरेज का फॉर्मूला है 2I0/पाई, इस तरह का फॉर्मूला है हाफ टाइम के लिए, ठीक है। फुल टाइम पे जीरो होता है। फिर फेजर्स, फेजर्स क्या होते हैं, फेजर्स जो होते हैं ये शो करते हैं रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन एसी सर्किट्स। एसी सर्किट्स के अंदर जो वोल्टेज और करंट का रिलेशन शो करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, फेजर्स। ये एक तरह के रोटेटिंग वेक्टर्स होते हैं, रोटेटिंग वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बढ़ेंगे फोर्थ नंबर पे, फोर्थ नंबर इंडक्टिव रिएक्टेंस। मैं सिर्फ डेफिनेशंस की ही बात कर रहा हूँ, है ना। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस को एक्सेल बोला जाता है और ये क्या होता है, ये रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर। इंडक्टर जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है ना, ये वो है इन एसी सर्किट, एसी सर्किट में जो रेजिस्टेंस इंडक्टर ऑफर करता है, एसी सर्किट, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एल। फिर आपका आता है कैपेसिटिव, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, इसको एक्स सी बोलते हैं और ये सेम डेफिनेशन है, सेम रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर आ जाएगा बस यहाँ पर, कैपेसिटर इन एसी सर्किट, सेम डेफिनेशन। और इसका फॉर्मूला होता है एक्स सी इजिकल्स टू 1/ओमेगा सी। फिर इसमें एक और आता है बेटा इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होता है, इम्पीडेंस को जेड से लिखा जाता है। अब इम्पीडेंस की डेफिनेशन भी सेम है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय LCR, है ना, मतलब तीनों का नाम आ गया है, इंडक्टर कैपेसिटर LCR कंबाइन, LCR कंबाइन इन एन एसी सर्किट। एसी सर्किट के अंदर जो LCR जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर पे, रिजोनेंस इन एसी सर्किट। देखो एसी सर्किट में रिजोनेंस क्या होता है, तभी ध्यान से समझेंगे एसी सर्किट में रिजोनेंस क्या होता है। द कंडीशन इन विच, द कंडीशन एट विच, वो कंडीशन जब, एट विच XL इज इक्वल्स टू XC एंड करंट इन LCR सर्किट, LCR सर्किट में जो करंट होता है इज मैक्सिमम, LCR सर्किट में जो करंट है वो मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है ना, और XL XC के बराबर हो जाता है, ठीक है। इस कॉल्ड रिजोनेंस इन एसी, उसको अपन एसी में क्या बोलते हैं, रिजोनेंस बोलते हैं, ठीक है। ये रिजोनेंस होता है एल मतलब सर्किट के अंदर। इसका एक फॉर्मूला बन के आता है रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी का। एक रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी लिख ही देता हूँ मैं, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन तो आपको आइडिया होना चाहिए। रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो होती है ना ओमेगा नॉट, ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस पे रिजोनेंस कंडीशन आती है, द फ्रीक्वेंसी एट विच रिजोनेंस अकर्स, या द फ्रीक्वेंसी एट विच XL इज इक्वल्स टू XC, ठीक है। तो ये इसको अपन क्या बोलेंगे, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। का फॉर्मूला भी ओमेगा नॉट जो होता है वो 1/√LC होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन क्या होगी, फॉर्मूले से आ जाएगी, ओमेगा नॉट बाय 2 डेल ओमेगा, ये इसका फॉर्मूला है। क्या होता है, रेशियो है ना, रेशियो, रेशियो ऑफ किस किस का रेशियो है, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एक तो रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऊपर, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ। रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी से बैंडविड्थ का जो रेशियो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्वालिटी फैक्टर बोलेंगे,
ठीक है ना, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी से बैंडविड्थ का रेशियो। फिर इसके अंदर ये आपका अगला है पावर फैक्टर। एक तो पावर फैक्टर और एक वाटलेस करंट। ठीक है, साथ साथ ही लिख रहा हूँ मैं, नए पेज नहीं भरूंगा। तो पावर फैक्टर जो होता है वो कॉस फाई होता है। ठीक है ना, ये क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी मैं बोल देता हूँ, अ फिजिकल क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट द पावर इन एलसीआर सर्किट या एसी सर्किट। एसी सर्किट में जो पावर को रिप्रेजेंट करने वाली फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। उसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस फाई, छोटा सा फॉर्मूला है। वैसे ही वाटलेस करंट का जो फॉर्मूला होता है वो आई नॉट साइन फाई होता है। और वाटलेस करंट क्या होता है, ठीक है, अ करंट विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन पावर इन एसी सर्किट। एसी सर्किट में जो पावर में कंट्रीब्यूट नहीं करता उसको हम क्या बोलते हैं, वाटलेस करंट। क्योंकि पावर में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है इसलिए बोल रहे हैं वाट लेस, है ना, मतलब पावर की लेस, पावरलेस करंट एक तरह से। ठीक है, इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर ट्रांसफॉर्मर भी आप जरूर देख के जाइएगा, ट्रांसफॉर्मर जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर जरूर आप देख के जाइएगा, ट्रांसफॉर्मर भी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, 8वें चैप्टर पर आ जाते हैं अपन। तो इसके अंदर देखो, ठीक है, 1 मिनट है ना, इसके अंदर ट्रांसफॉर्मर में स्टेप अप और स्टेप डाउन ये भी जरूर देख के जाइएगा, है ना। स्टेप अप क्या करता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में करता है, और स्टेप डाउन क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में करता है। और ट्रांसफॉर्मर का काम ही यही है, ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को चेंज करता है। ठीक है ना, हाई से लो या लो से हाई, वोल्टेज के अलावा ये करंट को भी चेंज कर सकता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे। फिर इसमें एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती है हैव ऑसिलेटिंग, जिनके पास में ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं। ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसका प्रोडक्शन कैसे होता है, तो प्रोडक्शन जो होता है बेटा वो ऑसिलेटिंग चार्ज से होता है, ऑसिलेटिंग चार्ज या एक्सेलरेटिंग चार्ज भी बोल सकते हो। ऑसिलेटिंग चार्ज या एक्सेलरेटिंग चार्ज से इसका प्रोडक्शन होता है। मेन यहाँ पर क्या है, एक तो डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट करंट की। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन दूंगा। ठीक है, इसका देखो फॉर्मूला तो ये है आई डी इजिकल्स टू ई नॉट डी फाइव बाई डी टी, पर फॉर्मूले से डेफिनेशन नहीं निकलेगी इसकी। एक और सिंपल डेफिनेशन दे रहा हूँ, द करंट बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बीच का जो करंट होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना। इन केस ऑफ चेंजिंग फील्ड, इन केस ऑफ चेंजिंग फील्ड, ये चेंजिंग फील्ड के केस में होता है ना, बाकी नहीं होता। बाकी तो प्लेट के बीच में चार्ज रहता है बस। ठीक है, तो चेंजिंग फील्ड के केस में जो करंट होता है बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है, बहुत सिंपल। फिर उसके बाद में आ जाते हैं अपन एम्पियर मैक्सवेल के, एम्पियर मैक्सवेल की इक्वेशन पे आ जाता है। एम्पियर मैक्सवेल की जो इक्वेशन है वो क्या है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, ये किसके बराबर होता है, म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट ई नॉट डी फाई बाय डी टी। ठीक है ना, ये आपका एम्पियर मैक्सवेल का इक्वेशन है। जो टोटल आपका एम्पियर्स लो होता है उसके अंदर एक और फैक्टर ऐड कर दिया आपने, म्यू नॉट ई नॉट डी फाई बाई डी टी, है ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट प्लस कंडक्शन करंट, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट। कंडक्शन करंट क्या होता है, जो वायर्स के बीच में होता है। कंडक्शन करंट क्या होता है, जो वायर्स के बीच में होता है। इसके अलावा फोर्थ सेट ऑफ इक्वेशन भी बच्चों याद रखना, जिसके अंदर गाउस लॉ है दोनों, मैग्नेटिज्म का और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, फिर फैराडेज लॉ है और एम्पियर्स लॉ है ना, 4 सेट ऑफ इक्वेशन है। ठीक है ना, बाकी इस चैप्टर से मैं बोलूँगा एक और चीज़ आपको जो जरूर पढ़ के जानी चाहिए, यूजेज ऑफ ऑल ई एम वेव, सारी ई एम वेव के यूज़। बाकी मैंने याद करवा रखा है आपसे कि राम आई लव योर एक्स गर्लफ्रेंड जो सीरीज़ है वो आप जरूर याद रखना। ठीक है, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रेज सीरीज़ के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, फिर और आगे बढ़ जाते हैं 9 चैप्टर की तरफ। अब ज़्यादा नहीं बचा है ना, बहुत कम लिमिटेड चीज़ें बची है। ठीक है, तो इस चैप्टर से देखो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ये सब आपको याद रखना है। एक रिफ्रैक्शन है, ठीक है, डेफिनेशन क्या हो सकती है मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ। ठीक है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी डेफिनेशन एग्जाम में पूछी भी गई है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या होता है, सी बाई वी इसका फॉर्मूला है और यही इसकी यूनिट है। ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड है किसके अंदर, वैक्यूम के अंदर। और ये जो है वी आपका वो भी स्पीड ऑफ लाइट है, और ये किसके अंदर है, इन मीडियम, मीडियम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो वी होता है। ठीक है, फिर आपका इसमें स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर
इजिकल्स टू जो होता है वो n/1 होता है, या स्नेल्स लॉ होता है, इसी का आपको लैंग्वेज में ऐड करना है। द रेशियो ऑफ साइन आई टू द साइन आर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। फिर आपका इसमें आता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जो कि एग्जाम में एक बार पूछा गया था। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? दो लॉ होते हैं, एक तो सारे के सारे एक ही प्लेन में होते हैं, एक तो सारे के सारे एक ही प्लेन में होते हैं, और दूसरा जो है वो यही है, साइन आई अपॉन साइन आर जो होता है वो n/1 के बराबर होता है, ठीक है ना। फिर अपन आगे बढ़ेंगे इसके अंदर। फिर यहाँ पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है एक, जो कि शायद ही पूछे कभी। क्या होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? एटमॉस्फेयर से जो रिफ्रैक्शन होता है उसको अपन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक डिस्पर्जन हो गया आपका। देखो डिस्पर्जन से 2-3 डेफिनेशन बन सकती है। डिस्पर्जन जो होता है वो तो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट होता है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू कंपोनेंट कलर्स, लाइट अपने कलर्स में टूट जाती है, इसको डिस्पर्जन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये डेफिनेशन बहुत कम पूछते हैं, लेकिन इसमें जो पूछते हैं वो डिस्पर्सिव पावर का पूछते हैं, डिस्पर्सिव पावर, ठीक है ना। डिस्पर्सिव पावर आपसे कई बार पूछ लेते हैं। डिस्पर्सिव पावर को ओमेगा से लिखा जाता है, ठीक है। और ये रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन टू द मीन डेविएशन, ठीक है। एंगुलर डिस्पर्जन से जो मीन डेविएशन होता है वो येलो का होता है ना, का जो रेशियो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? डिस्पर्सिव पावर, रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन टू द मीन डेविएशन। जहाँ पे एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है? एंगुलर डिस्पर्जन यानी कि जो थीटा होता है ये डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन बाय वायलेट टू द एंगल ऑफ डेविएशन बाय रेड। वायलेट और रेड का जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है उनका जो डिफरेंस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्पर्जन बोलते हैं, ठीक है। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है ये आप ऐसे समझोगे कि व्हेन लाइट, जब लाइट जो है वो ट्रैवल करती है, व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम, है ना। इसकी डेफिनेशन में कंडीशन भी आ रही है ना, दोनों कंडीशन है, डेंसर टू रेयर मीडियम, जब आपकी लाइट डेंसर से रेयर जाती है, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो लाइट होगी देन लिखता हूँ, देन लाइट रिफ्लेक्ट बैक इनटू सेम, रिफ्लेक्ट बैक इनटू सेम मीडियम। प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए भैया इसकी, बाकी एग्जाम में काट देते हैं, ठीक है ना। इस कॉल्ड TIR, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, ठीक है। तो इसमें एक और डेफिनेशन यही से निकल के आती है, वो आती है आपकी क्रिटिकल एंगल की। कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है? तो क्रिटिकल एंगल को IC से लिखते हैं, और इसका एक फॉर्मूला भी है। IC जो होता है, मतलब ये फॉर्मूला इसका, साइन IC जो होता है वो 1/n/1 होता है, ठीक है ना। लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है वो अलग है। ये द वैल्यू ऑफ इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंट एंगल व्हेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। ये जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 90 डिग्री होता है ना, उस पर जो इंसिडेंट एंगल की वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल, ठीक है। इंसिडेंट एंगल की वैल्यू होती है क्रिटिकल एंगल। फिर इसके अंदर मिराज इफेक्ट होता है, ठीक है ना। मिराज तो आप देख लेना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। ये मिराज जो इफेक्ट है वो TIR इफेक्ट है, TIR इफेक्ट इन डेजर्ट। डेजर्ट में जो TIR इफेक्ट होता है उसको मिराज बोलते हैं। फिर एक ऑप्टिकल फाइबर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है बच्चों? ऑप्टिकल फाइबर कुछ नहीं है, एक ट्रांसपोर्ट केबल होती है, ट्रांसपोर्ट केबल, ठीक है, विच ट्रांसफर सिग्नल, जो क्या करती है? सिग्नल का ट्रांसफर करती है, विच ट्रांसफर सिग्नल ऑफ लाइट बाय यूजिंग TIR, बाय यूजिंग TIR। TIR की मदद से जो लाइट का सिग्नल ट्रांसपोर्ट करती है उस केबल को अपन क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये दो पार्ट में बनी होती है, एक जो पार्ट होता है बाहर वाला उसको बोलते हैं क्लैडिंग, और जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। अंदर वाले को कोर और बाहर वाले को अपन क्या बोलते हैं? क्लैडिंग बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपका आता है पावर ऑफ लेंस, लेंस की पावर। देखो लेंस की पावर क्या होती है? बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, है ना, बोल रहा हूँ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का जो उल्टा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ लेंस,
ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट की स्कैटरिंग क्या होती है? तो ये स्कैटरिंग ही होती है एक तरह से, है ना, स्प्रेडिंग लिख देते हैं। ठीक है, लाइट स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन, लाइट स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन when falls on when falls on वेरी टाइनी पार्टिकल। जब बहुत ही छोटे से पार्टिकल पे लाइट टकराती है तो लाइट सब डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये ना स्काई ब्लू क्यों होता है? तो स्काई ब्लू इसी की वजह से होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्काई ब्लू होने का जो रीज़न है सन के रेडिश होने का जो रीज़न है। ठीक है, रेड कलर जो होता है वो ज़्यादा नज़र आता है, रेड कलर डोमिनेंट होता है। ठीक है, इसका जो रीज़न है रेड कलर डेंजर सिग्नल, ये सब अपने को इसी के अंदर ध्यान रखना होता है। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, इसका बहुत कम चांस पर आ सकता है। फिर इसके बाद प्रिज्म के अंदर आता है एक एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन ये भी इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ डेविएशन की डेफिनेशन कैसे आएगी? देखो, एंगल ऑफ डेविएशन की डेफिनेशन कैसे आएगी? एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है ये एंगल होता है, किस किस के बीच का एंगल होता है ना? तो एंगल बिटवीन पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे और पाथ और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है इन प्रिज्म, प्रिज्म के केस में उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन, है ना। डायग्राम बना के भी समझा सकते हो एग्जामिनर को, अगर आपको लग रहा है कि यार मेरी डेफिनेशन में कुछ कमी है तो आप डायग्राम से एग्जामिनर को एक्सप्लेन कर दो। ठीक है ना, आप ऐसे डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा। तो अभी लगभग 1 घंटा होने आ गया है और कुछ डेफिनेशन और बच रही है, वो ज़्यादा नहीं बच रही है, फटाफट देख लेते हैं उनको भी। और 14 नंबर पे आता है आपका मैग्नीफाइंग पावर। देखो, मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? एम से लिखते हैं, और मैग्नीफाइंग पावर होती है बीटा बाय अल्फा, जहाँ बीटा क्या होता है? एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, और अल्फा क्या होता है? एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये रेशियो हो गया, मैग्नीफाइंग पावर क्या हो गया? रेशियो हो गया, रेशियो बिटवीन एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट द सेम पॉइंट, एट द सेम पोजीशन। एक ही पोजीशन पे जो दोनों के बीच में एंगल बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं? मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, चाहे माइक्रोस्कोप की पूछे चाहे टेलीस्कोप की पूछे, है ना, यही होता है। ठीक है, फिर इसके अलावा इसमें लेंस मेकर्स फॉर्मूला ध्यान रखना। लेंस मेकर्स फॉर्मूला ये कोई डेफिनेशन नहीं है, मैं तो फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। अलग से पूछते हैं, n/1 1/R1 - 1/R2, ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है ना। और लेंस कॉम्बिनेशन भी आप जरूर जरूर ध्यान रखना, लेंस कॉम्बिनेशन। ठीक है, डेट इज 1/f इजिकल्स टू 1/f1 + 1/f2 एंड p इजिकल्स टू p1 + p2। नेक्स्ट अपन चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, 10वां चैप्टर। ठीक है, तो फर्स्ट डेफिनेशन यहाँ पे बेटा वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या डेफिनेशन है? अ लोकस ऑफ ऑल पॉइंट, लोकस ऑफ all points that oscillates in the same phase, एक ही फेज में ऑसिलेट करने वाले जो पॉइंट्स का कलेक्शन है उसको अपन क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट बोलते हैं। फिर इसके अंदर अगला है हाइजेंस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हाइजेन का जो प्रिंसिपल है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला जो पार्ट है वो ये बोलता है कि एवरी पॉइंट ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट, प्राइमरी जो वेव फ्रंट होती है उसका हर पॉइंट एक्ट एज ए डिस्टर्बेंस फॉर सेकेंडरी वेव फ्रंट। सेकेंडरी वेव फ्रंट को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? प्राइमरी वेव फ्रंट होती है। सेकंड स्टेटमेंट इसका ये बोलता है द टेंजेंट ड्रॉन टू द टू ऑल द वेवलेट्स ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट इक्वल्स टू सेकेंडरी वेव फ्रंट। यानी कि प्राइमरी जो वेव फ्रंट होती है उसकी वेवलेट्स के ऊपर, ये प्राइमरी वेव फ्रंट है, इसकी जो वेवलेट्स होती है इसके ऊपर आप कॉमन टेंजेंट जो बनाते हो ना, कॉमन टेंजेंट,
वो कॉमन टेंजेंट किसको रिप्रेजेंट करती है? कॉमन टेंजेंट रिप्रेजेंट करती है किसको? सेकेंडरी वेव फ्रंट को ना, ये अपनी प्राइमरी वेव फ्रंट थी। ठीक है, ये हाइजीन का प्रिंसिपल और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल के लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका कोहेरेंट वेव्स। कोहेरेंट वेव्स, कोहेरेंट वेव्स किसको बोलेंगे? वेव्स विच हैव सेम इंटेंसिटी। वो वेव जिनके पास सब कुछ सेम होता है, देखो हर चीज़ जो होती है वो सेम होती है, सेम इंटेंसिटी, वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी, सब कुछ सेम होता है। एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, सेम होने जरूरी कोई दिक्कत नहीं है, पर कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, उसको ऐसी वेव्स को अपन क्या बोलते हैं? कोहेरेंट वेव्स बोलते हैं। फिर आपका आता है इंटरफेरेंस, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन स्पेस, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन स्पेस व्हेन टू कोहेरेंट लाइट वेव्स, जब दो कोहेरेंट लाइट वेव्स क्या करती है? सुपर इम्पोज विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ में क्या करती है? सुपर इम्पोज करती है। दो वेव्स जब मिलती है आपस में, ठीक है ना, तो मिलके दो तरह के पैटर्न बनाती है, ब्राइट एंड डार्क पैटर्न्स बनाती है। इस पूरे फिनोमिना को अपन क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, इंटरफेरेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स से आप क्या समझते हैं? इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या होता है ना? ये बस कुछ नहीं है, वो दो वेव्स का मिलना है। व्हेन टू वेव्स कंबाइन, जब दो वेव कंबाइन करती है, देन देयर टोटल या देयर एक मिनट है, देन देयर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होता है इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव्स। जो वेव्स का इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट होता है, उनका जो सम होता है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है ना, इस तरह का कुछ। ठीक है, ये अपना हो जाएगा सुपरपोजिशन ऑफ वेव। फिर आ जाएगा 6 नंबर पे इंटरफेरेंस के बाद में अगला है अपना डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन क्या है? द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द शार्प एजेस। शार्प एजेस से क्या होता है? लाइट की बेंडिंग होती है। ठीक है ना, व्हेन इट पास थ्रू स्मॉल होल, जब वो एक छोटे से होल से वो पास होती है ना, ऑफ कंपेरेबल वेवलेंथ जो वेवलेंथ है ना, उसके बराबर के आसपास का जो होल होता है, उससे जब लाइट पास होती है तो उसकी बेंडिंग होती है। ठीक है, शार्प एजेस से, है ना, एंड रीच एट द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेडो, और वो कहाँ चली जाती है? ज्योमेट्रिकल शेडो के रीजन में चली जाती है। जियोमेट्रिकल शेडो, शार्प एजेस से हो सकता है ये, ठीक है ना, होल से हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, डिफ्रेक्शन है ना, इस तरह से देखो, शार्प एजेस से लाइट क्या होती है? बेंड कर जाती है इस तरह से। इसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्रेक्शन। ये आपका डिफ्रेक्शन है। बाकी सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन आपको जरूर पढ़ना है। सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन और इंटरफेरेंस में बोलूँगा तो YDAC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये आपको जो दोनों आपको पढ़ने हैं, लेकिन दो इस पे ज़्यादा फोकस करना, सिंगल स्लिट पे। ठीक है, फिर आपका आता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है? ये फिनोमिना है, ठीक है ना, इन विच फिनोमिना ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ फील्ड ऑफ लाइट इन सिंगल डायरेक्शन फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। देखो, जो लाइट के वाइब्रेशन होते हैं वो सभी डायरेक्शन में होते हैं, उनको सभी डायरेक्शन से रेस्ट्रिक्ट करके एक सिंगल डायरेक्शन में जो ले जाने का प्रोसेस है, इसको अपन क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। तो ये काम कौन करता है? पोलरॉइड करता है। ये पोलरॉइड है। पोलरॉइड क्या करता है? ये जो अनपोलराइज लाइट होती है, UPL, अनपोलराइज लाइट को प्लेन पोलराइज कर देता है, PPL। ठीक है ना,
तो अनपोलराइज लाइट उसको बोलेंगे जिसके वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में होंगे, जिसके फील्ड के वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में होंगे उसको बोलेंगे अनपोलराइज लाइट। जिसके फील्ड के डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में एक ही तरफ होंगे उसको अपन बोलेंगे प्लेन पोलराइज। और वो मटेरियल जो लाइट को पोलराइज कर सकता है, जिसके वाइब्रेशन को एक ही डायरेक्शन में स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, उसको हम बोलेंगे पोलरॉइड। ठीक है ना, ये आपकी सारी डेफिनेशन होगी इस चैप्टर की। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, अब काफ़ी लंबा हो गया वीडियो, ठीक है ना। तो लगभग 10 मिनट और लेके इसको ख़त्म करेंगे अपन। 1 मिनट है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे अपन। 11वां चैप्टर है अब, ठीक है। 11वां चैप्टर जो है आपका ड्यूल नेचर है। ड्यूल नेचर के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ खास डेफिनेशंस नहीं है, दो चार है जो मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। एक तो एक वर्क फंक्शन है जो मुझे लगता है कईयों को पता भी होगी क्योंकि बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। एक है आपकी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। और अगर आप थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी पढ़ ही रहे हो तो आप एक और पढ़ो, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और एक और जो होती है इसके अंदर वो भी अपन बात कर लेते हैं, एक बार ये तीनों की बात कर लेते हैं। वर्क फंक्शन क्या होता है? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू eject the electron, eject the electron from metal surface, from metal surface। किसी मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। फॉर्मूला क्या होता है? एच म्यू नॉट होता है। फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वही है द मिनिमम, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख देंगे बस, यहाँ पे क्या लिख देंगे? फ्रीक्वेंसी। और बाकी सब कुछ डेफिनेशन सेम है, बाकी सारी डेफिनेशन बिल्कुल एज इट इज सेम टू सेम है। और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या हो जाएगा? यहाँ पे द मैक्सिमम लिख देंगे, मैक्सिमम, मैक्सिमम वेवलेंथ लिख देंगे, ठीक है ना। और बाकी सारी डेफिनेशन एज इट इज है, ठीक है ना, बाकी सारी डेफिनेशन एज इट इज है, ठीक है। ये हो गया। फिर आपका आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो पूरा पूरा चैप्टर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उन पे जब अपन लाइट गिराते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल के चलते हैं, करंट पैदा करते हैं, पूरा इफेक्ट है, ठीक है। तो द प्रोसेस व्हेन, जब क्या होता है? लाइट फॉल्स ऑन मेटल, लाइट फॉल्स ऑन मेटल सरफेस, जब लाइट मेटल सरफेस पे गिरती है, एंड इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड एंड प्रोड्यूस करंट इन सर्किट, इन सर्किट, ठीक है। सर्किट में करंट पैदा करती है ना। इस इफेक्ट को अपन क्या बोलते हैं? सच इफेक्ट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सच इफेक्ट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। और अगर फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट की बात करें तो फिर वो डायग्राम वायग्राम बना के पूरा एक लंबा चौड़ा सा एक्सपेरिमेंट आपको लिखना पड़ेगा, पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट आप लिख सकते हो आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। वही प्रोसेस तो सेम ही है, लाइट गिरेगी, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, चलेंगे, करंट बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना पड़ सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़ें, है ना। एग्जाम में तो यही आएगा और क्या आएगा। तो यहीं पे एक आध डेफिनेशन है, जैसे कि इसमें एक डेफिनेशन है स्टॉपिंग पोटेंशियल की, स्टॉपिंग पोटेंशियल की, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। क्या होती है स्टॉपिंग पोटेंशियल? ठीक है, द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल, द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल एट विच फोटो करंट विल बी जीरो। फोटो करंट जीरो हो जाए उस मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल को अपन क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। फिर इसमें आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, ठीक है ना, जो भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इसको एक्सप्लेन करने के लिए पूछ सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें इसका फॉर्मूला है वैसे ही एक्सप्लेन हो जाएगी। फॉर्मूला क्या है इसका? कि अपन जो टोटल एनर्जी देते हैं ना वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक तो वर्क फंक्शन और एक काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो टोटल एनर्जी एच म्यू, वर्क फंक्शन एच म्यू नॉट, और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर वगैरह सब आप बना के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। देखो ज़रूरत कंसेप्ट की होती है, अगर आप इतनी सी बुद्धि भी नहीं लगा सको कि इस छोटी सी इक्वेशन से मैं पूरा स्टेटमेंट कैसे बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। साइंस के लायक हो या नहीं ये बात आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए इतना तो करना पड़ता है, आपको बेस दे दिया जा रहा है, बेस को लेके पूरा कंटेंट छापना है आपके हाथ में होना चाहिए, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ नहीं है ऐसा। फिर इसके अंदर एक तो हाइजनबर्ग
हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है कि आप एक ही टाइम पे पोजीशन और मोमेंटम को डिटरमाइन नहीं कर सकते। या फिर डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 2 पाई। ठीक है ना, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसे आप लिख सकते हो। फिर आपका 8वें नंबर पे आ जाएगा फोटोन, है ना। फोटोन जो होते हैं वो एनर्जी पैकेट्स ऑफ लाइट, एनर्जी पैकेट्स ऑफ लाइट, है ना, या क्वांटा ऑफ एनर्जी कहते हैं इसको, क्वांटा ऑफ एनर्जी। एनर्जी का जो क्वांटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोन, या बेसिकली एनर्जी पैकेट्स ऑफ लाइट है। इसकी एनर्जी कितनी होती है, एच म्यू होती है। फिर इसके अंदर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या बोलता है बच्चों, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ये बोलता है कि जो कोई भी जो यूनिवर्स के अंदर कोई भी मैटर है ना, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में हर चीज, यूनिवर्स हैव ड्यूल नेचर, उसके पास क्या होता है, ड्यूल नेचर होता है। ठीक है, ऑफ मैटर, ऑफ मैटर एज वेल एज वेव्स। मैटर और वेव्स दोनों का ही जो नेचर है वो जिसके अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब सबके अंदर प्रेजेंट होता है, बोलते कुछ नहीं है, डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस है। ठीक है ना, मैटर मतलब कोई भी जो पार्टिकल होगा, कुछ भी चीज़ होगी, उसके पास दोनों नेचर होंगे, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। वेव प्लस पार्टिकल दोनों ही नेचर हर मटेरियल के पास रहते हैं, चाहे वो लाइट हो या चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है ना, ये आप थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकते हो अगर आपको लगे तो। फिर अगले चैप्टर चलेंगे अपन। ठीक है ना, यहाँ से जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है 11, फिर 12 आ गया, यानी कि एटम्स। एटम्स के अंदर देखो ज़्यादा कुछ खास डेफिनेशन यहाँ पर भी नहीं बनती है, लेकिन फिर भी रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आप जरूर पढ़ लेना। इसके अलावा एक इम्पैक्ट पैरामीटर होता है, इम्पैक्ट पैरामीटर, और एक इसके अंदर आती है क्लोजेस्ट अप्रोच। इम्पैक्ट पैरामीटर जो होता है ये क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो, सॉरी पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का से आ गया, पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल, पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल विद द एक्सिस ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, न्यूक्लियाई के जो एक्सिस है उससे अल्फा पार्टिकल का जो पाथ होता है ना, उसका जो एक्सिस का बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं अपन इम्पैक्ट पैरामीटर। क्लोजेस्ट अप्रोच जो होता है, ठीक है, ये द मिनिमम डिस्टेंस, द मिनिमम डिस्टेंस होती है किस किस के बीच की, बिटवीन अल्फा पार्टिकल, एक तो अल्फा पार्टिकल है और दूसरा एंड न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल का जो न्यूक्लियस था वो और अल्फा पार्टिकल के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस था उसको अपन क्या बोलते हैं, क्लोजेस्ट अप्रोच। ये क्लोजेस्ट अप्रोच होता है। फिर इसके बाद में आता है बोर्स पोस्टुलेट। फिर बोर्स के पोस्टुलेट्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 पोस्टुलेट है ना। मैं तो शॉर्ट में बता रहा हूँ भाई, बाकी आपको अच्छे से याद करने तो भी आप कर सकते हो। 3 पोस्टुलेट कौन कौन से हैं, पहला पोस्टुलेट ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स, स्टेबल ऑर्बिट्स में वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। दूसरा ये है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, NH/2 पाई। लिटरली बच्चों सेकंड स्टेटमेंट इतना ही है, L बराबर NH/2 पाई, बस आप इसको लैंग्वेज में लिखना जानते हो, ये आपके हाथ में। और जो थर्ड पोस्टुलेट है वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांजिशन कर सकता है, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, है ना, विद एब्जॉर्प्शन, या तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन, और रिलीज ऑफ एनर्जी, या तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। मैं समझा देता हूँ, 2 ऑर्बिट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है, ठीक है ना। अगर वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ रहा है, हायर से लोअर पे आ रहा है तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, और लोअर से हायर पे जा रहा है तो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। फिर इसके बाद में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम याद कर लीजिए बच्चों। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर क्या क्या है, 4-5 सीरीज है। लेमन है, लेमन है, बामर है, पास्चन है,
ये तो बहुत कम ही पूछते हैं, पास्चन ब्रैकेट और फंड, कोई भरोसा नहीं है कब आ जाए, कौन सी चीज़ कब आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए N1 जो होता है वो 1 होता है, इसके लिए N1 2 होता है, इसके लिए N1 3 होता है, इसके लिए N1 4 होता है और इसके लिए N1 5 होता है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं N1? बेसिक फॉर्मूला ये है, R 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, है ना, ये सीरीज़ है। लेमन जो है ये यूवी की सीरीज़ है और ये विजिबल की सीरीज़ है, ये आपको विशेष तौर पे याद रखना है। बाकी सारी की सारी IR की सीरीज़ है, इंफ्रारेड। ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेमन के अंदर सारे ट्रांजिशन 1 पे होते हैं, बामर में सारे ट्रांजिशन 2 पे होते हैं, पास्चन में 3 पे, ब्रैकेट में 4 पे और फंड पे 5 पे होते हैं। ये आपकी सीरीज़ है ना, सीरीज़ के क्वेश्चन। फिर उसके बाद में चैप्टर नंबर 12वां आ जाता है आपका, मतलब 12वां तो ये था, सॉरी 13वां आ जाता है। 13वें के अंदर 13वां चैप्टर है। इस चैप्टर में आप हल्का हल्का देख लेना, आइसोटॉप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है। ठीक है, आइसोटॉप, आइसोबार, टॉप है ना, टॉप तक क्या आता है। इसमें सेम एटॉमिक नंबर, इसमें सेम नंबर, इसमें सेम मास होता है ना, इस तरह से होता है। फिर यहाँ पर इस चैप्टर में एक तो न्यूक्लियर साइज का फॉर्मूला R = R0 A⁴ फिर एक न्यूक्लियर डेंसिटी है जो इंडिपेंडेंट रहती है, ठीक है ना, मास नंबर के। फिर मेन डेफिनेशन की बात करता हूँ, चलो सीधा मास डिफेक्ट पे आ जाओ। मास डिफेक्ट क्या होता है बच्चों? ठीक है, ये मास ऑफ न्यूक्लियंस माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियंस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों आ जाते हैं ना, और इसे न्यूक्लियस के मास को जब अपन माइनस करते हैं तो जो मास में अंतर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट। तो डेफिनेशन क्या बन के जाएगी मास डिफेक्ट की? द डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ न्यूक्लियंस, न्यूक्लियंस है ना, न्यूक्लियंस टू द मास ऑफ न्यूक्लियस, ये इसकी डेफिनेशन बन के आएगी। फिर इसमें आती है एक और डेफिनेशन बाइंडिंग एनर्जी की। बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी देखो, ये द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ रिलीज एनर्जी रिलीज when we when a nucleus is formed, when a nucleus is formed, जब एक न्यूक्लियस बनता है, ठीक है ना, बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं इनके? वही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही न्यूक्लियस बनता है। तो जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से न्यूक्लियस बनता है, जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। फॉर्मूला क्या होता है इसका? डेल एम इंटू सी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी का। फिर एक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है बच्चों? बाइंडिंग एनर्जी को किससे डिवाइड कर दोगे आप? ए से डिवाइड कर दोगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बन जाएगा ना, रेशियो बाइंडिंग एनर्जी और न्यूक्लियन का है। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है स्टेबिलिटी को, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है। जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होता है उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। फिर दो प्रोसेस है इसके अंदर, एक तो होता है न्यूक्लियर फ्यूज़न और एक होता है न्यूक्लियर फिजन। तो फ्यूज़न और फिजन के जो डेफिनेशन में एक की बता रहा हूँ, दूसरी इसकी अपोजिट है। ठीक है, तो फ्यूज़न क्या होता है? व्हेन टू और मोर स्मॉल न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज न्यूक्लियाई एंड रिलीज एनर्जी। ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा छोटे न्यूक्लियाई मिलकर क्या करते हैं बच्चों? बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। इसी के अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है ना, मतलब व्हेन टू और मोर, सॉरी टू और मोर नहीं आएगा, अपोजिट है ना, अपोजिट यानी कि व्हेन वन लार्ज अनस्टेबल न्यूक्लियाई, वैसे अनस्टेबल हो को जरूरी नहीं है, वन लार्ज न्यूक्लियाई ब्रेक्स इनटू टू और मोर स्मॉल न्यूक्लियाई एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, और एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस में भी, एनर्जी इज रिलीज्ड। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन। फिर एक आता है न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर किसको बोलेंगे? न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है? ये एक
प्लांट है विच कन्वर्ट, जो कन्वर्ट करता है न्यूक्लियर एनर्जी, ये न्यूक्लियर एनर्जी को कन्वर्ट करता है, न्यूक्लियर एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी को जो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर से एक दो डेफिनेशन मेरे को याद रखनी है। जैसे मॉडरेटर, मॉडरेटर क्या करता है, ये इट स्पीड, इट रिड्यूसेस, इट रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड इलेक्ट्रॉन नहीं सॉरी, स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन है ना, सॉरी वीडियो बहुत लंबा हो गया इसलिए थोड़ा सा थकान हो गई है। रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन, इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में जो स्पीड जो होती है न्यूट्रॉन की जो कम करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मॉडरेटर। ये न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करता है बट न्यूक्लियर रिएक्शन को बढ़ाता है, याद रखना न्यूक्लियर रिएक्शन को बढ़ाता है। ठीक है, मॉडरेटर का एग्जाम्पल हो जाएगा ग्रेफाइट हो गया, D2O हो गया, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसमें एक आता है कंट्रोल रोड्स, कंट्रोल रोड्स, तो ये कैडमियम होती है, कैडमियम, और ये न्यूक्लियर रिएक्शन को खत्म करने के लिए होती है, बंद करने के लिए होती है। ठीक है ना, टू स्टॉप द न्यूक्लियर रिएक्शंस। फिर इसमें एक आता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, गुणन गुणांक। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं गुणन गुणांक। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है, इसको K से लिखते हैं और इसके लिए कहते हैं कि इसकी वैल्यू हमेशा 1 के आसपास रहनी चाहिए अगर न्यूक्लियर रिएक्टर्स को काम करवाना है तो। 1 से ज़्यादा होते क्या होगा, न्यूक्लियर रिएक्टर फट जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है, ये रेशियो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन प्रेजेंट जनरेशन, प्रेजेंट जनरेशन टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन प्रीवियस जनरेशन। प्रीवियस जनरेशन और प्रेजेंट जनरेशन में जो नंबर का जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। ठीक, फिर इसमें एक कूलेंट भी होता है। कूलेंट क्या करता है, कूलेंट जो होता है वो न्यूक्लियर रिएक्टर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ना, एब्जॉर्ब एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन की एनर्जी को जो एब्जॉर्ब करता है वो न्यूक्लियर आपका, वो आपका कूलेंट होता है, सॉरी पानी होता है ना कूलेंट। फिर आपका लास्ट चैप्टर 14 बचा है अब, तो 14 के अंदर कोई खास डेफिनेशन नहीं है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पूरा चैप्टर है आपका। तो इसमें एक तो सेमीकंडक्टर क्या होता है ये भी आप याद कर लीजिए, है ना। लास्ट है सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर जो होता है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की एक डिवाइस होती है जिसमें कंडक्टिंग कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, लगता है इंसुलेटर जैसा है बट कंडक्टिंग कैपेबिलिटी होती है। सेमीकंडक्टर के बाद में इसमें फिर वैलेंस बैंड थ्योरी क्या होती है, वैलेंस बैंड थ्योरी। वैलेंस बैंड थ्योरी जो है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन, इसके बेस पे कंडक्टर, इंसुलेटर और सभी को जो डिवाइड कर रखा है अपने, कंडक्शन बैंड क्या होते हैं, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड क्या होता है और वैलेंस बैंड क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ। कंडक्शन बैंड जो होता है ये अ बैंड वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट, जो इलेक्ट्रॉन वहाँ प्रेजेंट होते नहीं है, बट इफ कम्स, अगर वो आ जाते हैं, देन इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। वो बैंड जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते नहीं है बट अगर वो आ जाए तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। देखिए वैलेंस बैंड क्या होता है, अ बैंड वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं बट कांट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, कांट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट तो होते हैं पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। फिर एक होल होता है, होल क्या होता है, अ पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पेस, स्पेस ही होता है एक तरह का, ठीक है ना, फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन गोज टू कंडक्शन बैंड। जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाता है तो एक पॉजिटिवली चार्ज स्पेस बनता है, ठीक है ना, कंडक्टेंस लिख दिया, कंडक्शन, कंडक्शन बैंड, ठीक है ना। कंडक्शन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो एक पॉजिटिवली चार्ज स्पेस बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। फिर इसके बाद में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है, इन विच, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बट आप इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन कर देना।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बराबर होंगे नंबर ऑफ होल्स के। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स क्या होंगे, जिसके अंदर बराबर होंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। इसके एग्जांपल याद रखना, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर एक आता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होगा, सेमीकंडक्टर वही है ना, इन विच impurities आर एडेड टू प्योर सेमीकंडक्टर। जब आप प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड करते हो तो क्या बनता है आपका, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है ना। एक्सट्रिंसिक हमेशा क्या होता है, एक्सट्रिंसिक हमेशा क्या होता है, इंट्रिंसिक ही होता है लेकिन इम्प्योरिटी के साथ, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान रखना है आपको कि दो बनते हैं, एक तो एन टाइप बनता है और एक पी टाइप बनता है। तो अगर आप इंट्रिंसिक के अंदर ग्रुप 15 की इम्प्योरिटी मिला रहे हो तो एन टाइप बनेगा, और इंट्रिंसिक के अंदर, इंट्रिंसिक के अंदर अगर आप ग्रुप 13 की इम्प्योरिटी मिला रहे हो तो क्या बनेगा आपका, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, ठीक है ना। इसमें ग्रुप 15 की और इसमें ग्रुप 13 की इम्प्योरिटी, ये आपके दो टाइप के सेमीकंडक्टर है। फिर एक आता है डोपिंग। डोपिंग क्या होता है, डोपिंग एक प्रोसेस है, जो ऊपर लिखा है ना डेफिनेशन में, उसी का प्रोसेस है ना, प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी, प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इन प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर में जो इम्प्योरिटी ऐड करने का जो प्रोसेस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं, ठीक है ना। फिर जो इनको ऐड करते हैं उसको डोपेंट बोलते हैं, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके अलावा पीएन जंक्शन, मुझे लगता है सभी को पता होगा, जब पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को अपन सैंडविच कर देते हैं तो क्या बनता है, पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होता है, पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होता है। इसके अंदर एक डेफिनेशन बन के आती है, दो तीन डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है। एक तो बैरियर पोटेंशियल की आती है, तो बैरियर पोटेंशियल जो होता है ये एक्चुअली क्या होता है, जो आपका पीएन जंक्शन का जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, उसके अंदर पी साइड और एन साइड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड एन साइड, पी और एन साइड का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। और उसी के बाद में एक डिप्लेशन लेयर होती है, डिप्लेशन रीजन या डिप्लेशन लेयर, ठीक है। तो ये एक तरह की डेड लेयर होती है, डेड लेयर या रीजन होता है जहाँ पर वेयर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, ठीक है, कंबाइन, इलेक्ट्रॉन होल क्या कहते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। और ये बिटवीन पी एंड एन सेमीकंडक्टर, पी और एन सेमीकंडक्टर के बीच में होती है, ठीक है। डिप्लेशन रीजन जो होती है वो हमेशा बीच में होती है, क्लियर। इसके अलावा इसके अंदर एक डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट और एक ड्रिफ्ट करंट का भी आप ध्यान में रख सकते हो, ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट। देखो डिफ्यूजन करंट क्या होता है, ये करंट होता है, डायरेक्शन याद रखो बस, ठीक है। तो ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस, कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से डी एफ ई आर ई एन सी ही, ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस करंट फ्लोज, ठीक है ना। अब मैं काफ़ी थक गया हूँ इसलिए मेरी एनर्जी डाउन हो गई है और मैं ज़्यादा सोच नहीं पा रहा हूँ। करंट फ्लोज थ्रू, ठीक है, प्लस क्या है कि कंप्यूटर के सामने आप ज़्यादा लंबे समय तक नहीं बैठ सकते हो। फ्लोज थ्रू ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस करंट फ्लोज टू पी टू एन साइड, पी टू एन साइड में जो करंट फ्लो करता है, ठीक है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट। और ड्रिफ्ट करंट इसका उल्टा लिख देना आप, है ना, ड्यू टू चार्ज डिफरेंस, ये चार्ज डिफरेंस की वजह से फ्लो करता है और वो कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से फ्लो करता है ना। इसका करंट कहाँ से कहाँ होता है, करंट फ्रॉम एन टू पी साइड, है ना, एन से पी, दोनों अपोजिट है, एक एक याद रखो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, ठीक। ये आपका डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट हो गया, है ना। फिर एक रेक्टिफायर याद रख लेना, रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर एक डिवाइस है, डिवाइस कन्वर्ट, जो कन्वर्ट करती है किसको, इसमें एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है, ठीक है ना। तो इस तरह से और भी चीज़ें हो सकती है इसके अंदर, मैंने तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मोस्टली एग्जाम में आती रहती है, पूछते जाते हैं, ठीक है ना, वो मैंने बताई है।
तो ये सारी की सारी मैंने कवर कर ली है, काफ़ी हद तक जो मेरे समझ थी उसके अकॉर्डिंग मैंने कवर कर ली है। और भी चीज़ें मैं जब मानता हूँ कि रह गई होगी, मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ भी दी होगी, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें भी अगर आप कर लोगे ना तो आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा। सारी डेफिनेशन अच्छे से दिमाग में बैठा लो, क्योंकि उससे क्या होता है, आप एग्जाम में लिखने लायक बचते हो। वर्ड्स पकड़ के आप डेफिनेशंस लिख सकते हो, वर्ड्स पकड़ के आप क्या कर सकते हो, डेफिनेशंस को लिख सकते हो। आप वर्ड्स पकड़ लो, क्वेश्चन के क्या वर्ड्स है, उन वर्ड्स के अकॉर्डिंग आप डेफिनेशंस को करके ऐड करके आप आंसर को बना सकते हो, ठीक है। और इस पे एग्जामिनर कुछ ना कुछ मार्क्स आपको जरूर देंगे, ऐसा नहीं कि वो मार्क्स नहीं देंगे, मार्क्स बिल्कुल देंगे, कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर देंगे। अगर आपका आंसर आसपास है तो भी आपको मार्क्स मिलते हैं, एग्जैक्ट है तो मार्क्स मिलते ही मिलते हैं, लेकिन बिल्कुल ही अलग जा रहा है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना, वीडियो में बने रहने के लिए। अगर अभी तक आप बने हो तो बहुत मुश्किल होगा, इतना वीडियो 1.5 घंटे का वीडियो हो चुका है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एग्ज़ाम में काफ़ी चीज़ें यहाँ से आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।